गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र की प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यकता, अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति। संसद की प्रभुसत्ता का विचार ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि सर एडवर्ड कोक का मत है, संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। डी लोम ने तो ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कह दिया कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। वस्तुतः ब्रिटिश संसद को कानूनी दृष्टि से जो असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसे ही संसदीय संप्रभुता कहा गया है। संसद जो कुछ चाहे, किसी भी रूप में चाहे, विधि निर्माण कर सकती है तथा ब्रिटिश संसद जो भी विधि स्वीकृत करेगी वह देश का कानून होगा। संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि संसद की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाया जाए या अमेरिका की व्यवस्था को। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, जिसके अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर अमेरिका की कांग्रेस एक सर्वोच्च संस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था तथा लिखित एवं कठोर संविधान के कारण अमेरिकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है और इस कारण अमेरिका की कांग्रेस ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी जा सकती है। इस व्यवस्था के कारण यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका की नहीं। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता संसद की प्रभुसत्ता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों में कानून निर्माण की शक्तियाँ नहीं दे सकती थी और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाना आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था उतनी सीमा तक नहीं है जितनी सीमा तक वह अमेरिकी संविधान में थी। दुर्गादास के शब्दों में भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायपालिका की न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत और इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संसद पे कुछ सीमाएं हैं। नंबर 1, लिखित और कठोर संविधान, अर्थात संविधान में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया। नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत और संविधान के मूल ढांचे। 3, संघात्मक व्यवस्था। नंबर 4, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। 5, राजनीतिक परिसीमाएं। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की भी सीमाएं, इन शक्तियों की मर्यादाएं हैं और उपयुक्त मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं कहा जा सकता। संसद की प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ। नंबर 1, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति।
संसद की संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करें तो संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय विशेष पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। नंबर 2, वित्तीय शक्तियाँ। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाया जाएगा और न एकत्रित किया जाएगा। संसदीय प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। नंबर 3, कार्यपालिका शक्ति। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में से कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 4, राज्यों से संबंधित शक्तियाँ। नंबर 5, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। भारतीय संविधान में संसद का अधिकार है कि वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है। संविधान के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों ही के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नंबर 6, निर्वाचन संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। नंबर 7, महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने और उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद की उपयुक्त शक्तियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में भी कार्य करती है। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाहियाँ चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। आज के व्याख्यान में इतना।